आम चुनाव खत्म हुए अब 2 हफ्तों से ऊपर का वक्त बीत चुका है, जिसके बाद अब अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सूबे की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिनके लिए चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान कर देगा। लेकिन अब जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, उसके लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों में बल देना शुरू कर दिया है। चाहे आम चुनावों में बड़ा जोर का झटका देने वाली समाजवादी पार्टी हो या उसके साथ गठबंधन में कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। इंडिया गठबंधन को लेकर देखा जाए तो जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है, उसमें माना जा रहा है कि तकरीबन 2 से 3 सीटों की मांग कांग्रेस रख सकती है और शेष 7 सीटें लगभग सपा के खाते में जा सकती है, जबकि भाजपा प्रदेश की उन 10 में से 9 लोकसभा सीटों पर लड़ सकती है और 1 सीट आरएलडी के खाते में जा सकती है। लेकिन अब उपचुनाव को लेकर के ऐसे भी कुछ नाम हैं जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और उन्हीं नामों में एक है अपर्णा यादव का। अपर्णा यादव, जिन्होंने 2022 में समाजवादी पार्टी छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और हर किसी को चौंका दिया था कि अपने परिवार को छोड़ करके यहां अपर्णा यादव ने वो काम किया है जो करीब 25 साल पहले मेनका गांधी ने किया था। लेकिन अपर्णा यादव ने भाजपा का रुख तो किया, पर भाजपा से उन्हें मौका नहीं मिला। चाहे 2022 के प्रदेश के विधानसभा चुनाव रहे हो, उसके बाद साल 2022 और 23 में कई लोकसभा और विधानसभाओं के उपचुनाव हो और उसके बाद चाहे राज्यसभा चुनाव या फिर आम चुनाव ही क्यों ना हो। लेकिन अब जिस प्रकार से यहां उपचुनाव फिर आ चुके हैं और लगातार अपर्णा के सामने मौके भाजपा की तरफ से थे, या कहें कि भाजपा के सामने अपर्णा के लिए मौके थे जो भाजपा ने अपर्णा को नहीं दिए, उसके बाद अब एक सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या अपर्णा यादव को इन उपचुनावों में किसी एक सीट से, खासतौर पर करहल जो अखिलेश यादव का विधानसभा क्षेत्र तकरीबन 5 से 6 दिन पहले तक हुआ करती थी, वहां से सपा पर अपर्णा को कर सकती है, या उपचुनावों में भाजपा अपर्णा को चुनावी मैदान में उतार देगी। सवाल है, करेंगे इन तमाम सवालों पर न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम सहयोगियों से बात। अमन जी हमारे साथ हैं। अमन जी, उपचुनाव की अब ये जो घड़ी है वो आ चुकी है। चुनावी जो एक घड़ी, जो एक समय चक्र नजर आता है, वो लोकसभा चुनाव से गुजरता है, राज्यसभा चुनाव आते हैं, उसमें फिर विधानसभा चुनाव आते हैं और अब वो आकर के रुकी हुई है यहाँ उपचुनावों पर। हालांकि तारीखों का ऐलान कुछ नहीं हुआ है, ना ही प्रत्याशी उतरे हैं, लेकिन अपर्णा यादव को लेकर अब कयासी, क्योंकि जिस प्रकार से बीते 2.5 सालों में लगातार बीजेपी के सामने मौके थे, उनके लिए एक भी मौका उन्हें नहीं दिया गया। सवाल लगातार ये किया जा रहा है ऐसे में कि अपर्णा को क्या सपा ऑफर कर सकती है कोई भी उपचुनाव की सीट, चाहे करहल क्यों ना हो। ऐसे में मेरा सवाल ये रहेगा, क्या बीजेपी ही अपर्णा को उपचुनाव में मौका देकर अखिलेश का दांव उलट सकती है, और क्या अखिलेश यादव परिवार के यहां अखिलेश परिवार की किसी ऐसे सदस्य को अपर्णा के सामने लिया है जो पूरी ही वो असमंजस में फंस जाए? देखिए अक्षय, बिल्कुल अगर हम आंकड़ों पे भी गौर करें तो तकरीबन 9-10 सीटें खाली हुई, इसमें 3 बीजेपी, 4 सपा, 1 आरएलडी और 1 निषाद पार्टी की जो है सीटें थी। अब ऐसे में 9-10 सीटें जो हैं, यहाँ पर क्या इनमें से जो बीजेपी है, क्योंकि जिस तरह चुनाव में बीजेपी की हार हुई, उसके बाद बीजेपी के अंदर अंतरकलह की स्थिति बनती हुई नजर आती है। कई लोग ये कहते हैं कि भाई इनको टिकट दिया जाना चाहिए था, इनको नहीं दिया जाना चाहिए था, तमाम तरह के मतभेद भी उभर के सामने आए। तो ऐसे में हो सकता है अक्षय कि यहाँ पर अपर्णा यादव को एक मौका बीजेपी देती हुई नजर आए, क्योंकि बीजेपी की काफी किरकिरी यहाँ पे हो रही है कि कई सीटें ऐसी गवाई जो उनके हाथों में थी या उनकी सबसे मजबूत सीटों में से एक आती थी। हो सकता है जिस तरह से अपर्णा यादव का रुख रहता है, राम भक्ति में लीन रहती है, हो सकता है कि अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है वहां से बीजेपी उनको लड़ाती हुई चुनाव में नजर आ जाए, क्योंकि अयोध्या की सीट हारना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि दुखद सपने की तरह नजर आता है, क्योंकि हर बार हर कोई यही पूछ रहा है कि भाई राम के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी को आखिर अयोध्या में कैसे हार मिल सकती है। तो अपने आप को दोबारा रीस्टैब्लिश करने के लिए, दोबारा फिर से मजबूत करने के लिए बीजेपी यहाँ पर अपर्णा यादव को किसी एक सीट से उतार सकती है, और जो संभावना नजर आती है, क्योंकि हम हमेशा देखा जाता है कि जब मंदिर बन रहा था उस समय भी अपर्णा यादव ने कई तरह के ट्वीट इसको लेकर किए थे। पीएम मोदी के बारे में बहुत सारी बातें कही थी, योगी जी के बारे में बहुत सारी बातें कही। तो हो सकता है इस नाते उनको जो है, जो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है, वहां से उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला, और बीजेपी को ये करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए बीजेपी के पास कई ऐसे चेहरे हैं जिसको बीजेपी कह सकते हैं चुनाव में उतार सकती थी, लेकिन बीजेपी ने अंत समय तक भी उनका नाम फाइनल नहीं किया। और अब भी अगर देखा जाए, अपर्णा यादव 2-2.5 साल से उम्मीद में है कि इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार, और उनको अभी भी मौका नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में हो सकता है बीजेपी अपनी गलती सुधारते हुए यहाँ पर जो है
अपर्णा यादव को एक बड़ा मौका देती हुई नजर आए। और 2 सीटों का आप जिक्र कर सकते हैं, इसमें करहल की सीट का भी नाम आ रहा है बार बार कि वहां से भी उनको उतारा जा सकता है। तो ऐसे में अपर्णा यादव को लेकर चर्चा इसीलिए लगातार बढ़ रही है कि जितना मौका कह सकते हैं, जितना मौका उनको मिलना चाहिए था बीजेपी की तरफ से, उतना मौका उनको नहीं मिला। तो ऐसे में इन उपचुनावों में हो सकता है बीजेपी इन दोनों सीटों में से किसी एक पर अपर्णा यादव के नाम पर मोहर लगाती हुई नजर आए। अच्छा मंजी, एक सवाल और यहाँ पर रहेगा कि अपर्णा यादव को लेकर अब दोनों ही स्थिति मुझे लगता है यहाँ बनती नजर आ रही है कि या तो सपा ऑफर करेगी, सपा को और भी जा सकती है, और आपने भी जिक्र किया कि भाजपा भी ऑफर कर सकती है, भाजपा यहाँ मिल्कीपुर से भी उतार सकती है और खुद शायद करहल से भी उतार दी। लेकिन अगर मान लिया जाए कि भाजपा पहले उन्हें मौका दे देती है और फिर अखिलेश परिवार के ही किसी सदस्य को सीट से अपर्णा यादव के सामने उतार देते हैं, तो कितना मजबूत यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी बनेगा? जाहिर बात है, करहल की अगर बात करें तो यहाँ पर तेज प्रताप का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, सबसे ज्यादा उनके नाम पे चर्चा हो रही है। वहीं अगर कह सकते हैं सपा से तेज प्रताप यादव आते हैं, और वहीं अगर बीजेपी से बात करें हम अक्षय, तो अगर वो कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर अपर्णा यादव का नाम सामने आता है तो जाहिर बात है कि जो पारिवारिक कह सकते हैं राजनीतिक जो लड़ाई है वो यहाँ पर होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अहम बात ये हो जाती है देखने वाली कि अपर्णा यादव इससे पहले भी यही बात कहती रही कि वो परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब वो परिवार के सिर्फ मैनपुरी सीट है उसको मानती है, क्योंकि आपने देखा कि जब आजमगढ़ पहुंचती हैं तो धर्मेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार करती हुई नजर आती हैं। वहीं मैनपुरी में चुनाव लड़ने की बात होती है तो कहती हैं कि मैं परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी। तो ऐसे में अब अपर्णा यादव को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी, उनको करना क्या है, क्योंकि एक तरफ तो वो धर्मेंद्र यादव के खिलाफ प्रचार प्रसार करती हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो वो कहती हैं कि मैं मैनपुरी में नहीं जाऊंगी चुनाव लड़ने के लिए। तो अब यहाँ पर अपर्णा को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, और साथ में बीजेपी इन दोनों सीटों में से कहां पर उनको मौका देना चाहती है इसको बीजेपी को बताना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही सीटें देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिहाज से भी और सपा के लिहाज से। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी सीटें हैं, चाहे मिल्कीपुर हो या फिर यहाँ पर करहल सीट हो। लेकिन जो प्रदर्शन आम चुनावों में रहा है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटों का भारी भरकम नुकसान हुआ, क्या उसकी भरपाई कुछ हद तक भी इन 10 सीटों पर उपचुनाव लड़कर भाजपा कर पाएगी, या सपा कांग्रेस का एक गठजोड़ एक बार फिर से बड़ा झटका देगा? सवाल हमारे सहयोगी मनीष से है। मनीष, आम चुनावों में हमें देखने को मिला जो यहाँ पर तमाम कयास लगाए गए थे, जो आंकड़े, जो समीकरण बैठाया था भाजपा ने, वो सब पलट गया। कहा ये बात लगातार कही जा रही थी कि 60 सीटें तो आई रखी हैं। यहाँ पर तमाम जो बड़े बड़े मीडिया संस्थान थे वो 60 सीटें एग्जिट पोल में एनडीए की दिखा रहे थे। एसपीएन का एग्जिट पोल था जो लगभग 35 से 40 ही एनडीए को दिखा रहा था, और 36 पर एनडीए यहाँ सिमटा भी है। क्या वैसे ही प्रदर्शन इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में भाजपा गठबंधन का रहेगा, ये अब की बार भाजपा वापसी कर रही है? देखिए, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ जुमलेबाजी की थी, नारेबाजी की थी, और यहाँ पर तमाम जो योजनाएं बनाई थी कहीं ना कहीं उसमें विफल होते हुए नजर आए। तो ऐसे में अब विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ तमाम बड़ी नीतियाँ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर मोर्चा संभाला था और पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ पर मेहनत करी, तो उनको उनकी मेहनत का फल यहाँ मिलता हुआ नजर आया। 35-37 सीटों पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहराया। और ऐसे में अगर बात करें अपर्णा यादव की, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव की वापसी हो सकती है, क्योंकि उनको उस तरीके से यहाँ पर पूछा नहीं जा रहा है जिस तरीके से एक कार्यकर्ता, एक बड़े नेता को यहाँ पर पूछा जाता है। कार्यकर्ता की भूमिका में मतलब उनको रख दिया गया है, और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी ना मिलना, कहीं ना कहीं अपर्णा यादव इससे खफा होकर समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी में अगर अपर्णा यादव आती है तो बीजेपी की तमाम रणनीतियां जो उन्होंने बनाई हैं आने वाले समय को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर, तमाम रणनीतियां यहाँ पर विफल होती हुई दोबारा से नजर आएंगी, और समाजवादी पार्टी एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में वापसी करती हुई नजर आएगी। सूबे में यहाँ पर और भी अधिक सीटें लाने में कामयाब होती नजर आएगी, सूबे में और भी ज्यादा सीटें ला पाएगी। लेकिन अपर्णा यादव को लेकर ये बात भी आती है कि भाजपा शायद इन 10 सीटों में से किसी एक पर उतार दे जिन पर उपचुनाव होने, लेकिन अगर वहां भी उन्हें मौका नहीं दिया गया तो क्या? यहाँ शालिनी से रहेगा सवाल। शालिनी, अगर इन आम चुनावों के बाद अब जो 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव है, वहां भी अगर अपर्णा को मौका बीजेपी नहीं देती है, तो क्या वो अब की बार यहाँ पक्का मन बना करके सपा का रुख कर सकती है? बिल्कुल अक्षय, देखिए जिस प्रकार से अभी देखा गया कि अपर्णा यादव ने लगातार 2 साल इंतजार किया, और इंतजार करते हुए उन्होंने ये सोचा था कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उन्हें मैदान में उतारा जाएगा, बीजेपी उन पर भरोसा जताएगी और कोई ना कोई सीट तो जरूर ही देगी उन्हें। लेकिन देखा नतीजा ये रहा कि यहाँ पर अपर्णा यादव केवल सोचती ही रही, और यहाँ पर जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने का ये कहा जाए कि प्रक्रिया थी, उसमें अपर्णा यादव का नाम ही नहीं आया और समय बीत गया। अब ऐसे में अपर्णा यादव लगातार जिस तरीके से पहले इंतजार करती रही और सोचती रही, अब ये देखना होगा कि आने वाले जो ये विधानसभा चुनाव है, अगर ऐसे में अपर्णा यादव बीजेपी में रहती भी है, इंतजार भी करती है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी उन पर भरोसा नहीं जताती है और उन्हें मैदान में नहीं उतारती है, तो यहाँ अपर्णा यादव खुद से वो निर्णय
निर्णय ले ना ले, लेकिन यहाँ सभी ये चाहेंगे कि अपर्णा यादव जो है बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ जाए, क्योंकि वो तवज्जो उन्हें बीजेपी में नहीं मिल रही है। और साथ ही जो उनका परिवार है, वो परिवार तो लगातार यही कहता दिखाई दे रहा है कि हमारे घर की बहू है, घर में आएंगी तो हम उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे। तो ऐसे में परिवार जिस तरीके से लगातार मांग करे कि अपर्णा यादव वापस आ जाए समाजवादी पार्टी में, तो यहाँ अपर्णा यादव को कोई बड़ा निर्णय लेना होगा, और वो नहीं लेती हैं तो यहाँ उनकी ही मुश्किलें जो है वो बढ़ती दिखाई देंगी। बिल्कुल, यहाँ पर अपर्णा यादव के ऊपर रहेगा अब कि क्या वो यहाँ बड़ा निर्णय लेंगे, और बड़ा निर्णय क्या ये रहेगा कि अब भाजपा से वो दूरी बनाएंगी, क्योंकि 19 जनवरी 2022 की वो तारीख थी जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आधिकारिक तौर पर अपना लिया था, सदस्य बन गई थी। सवाल उस वक्त से ही था कि क्या यहाँ पर विधानसभा चुनावों में टिकट मिलेगा, क्योंकि जब अपर्णा की एंट्री भाजपा में 2022 में हुई थी, उसके बाद भी जो नामांकन की प्रक्रिया थी, जहां जिन सीटों पर पहले चरण में उत्तर प्रदेश में मतदान उस वक्त होना था, उन सीटों पर भी नामांकन की प्रक्रिया और नामांकन भरने का आखिरी दिन की जो तारीख थी वो भी काफी दूर थी, लेकिन मौका नहीं दिया गया। उसके बाद कई मौके आए, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं यहाँ विकल्प किसी भी सीट से यहाँ या कहीं की विचार अपर्णा यादव के संदर्भ में नहीं बनाया। लेकिन क्या अब इन 10 सीटों पर कोई एक सीट ऐसी होगी, चाहे करहल हो, मिल्कीपुर सीट हो या अन्य कोई सीट हो, जहां से भाजपा अपर्णा यादव पर आखिरकार चुनावी माहौल में दांव लगाती नजर आएंगी, या अपर्णा यादव अपने बेहतर राजनीतिक भविष्य को यहां ध्यान में रखते हुए वापसी सपा की ओर ही जाती नजर आएंगी? क्या मानना है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।